जो बॉडी होगा और जो वाटर होगा उसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उससे वहाँ पे जो हीट होगी वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू कोल्ड वाटर में ट्रांसफ़र होने लगती है। मेनली कारण क्या रहता है, क्योंकि जो हीट होगी हमेशा जो हायर टेम्परेचर थ्रू लोअर टेम्परेचर की हो जाएगी, तो इसीलिए जो कोल्ड वाटर होगा ये बॉडी की हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे जो हमारी बॉडी की एक्सेसिव हीट होती है वो रिमूव होती है। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। अब जो बॉडी के अंदर वहाँ पे हीट निकल जाएगी, निकलने के बाद कुछ क्या होगा, जो ब्लड होगा ब्लड भी धीरे धीरे वहाँ पे कूल होने लगेगा। तो जब कूल होने लगेगा तो जो कोल्डेड ब्लड सर्कुलेशन होगा ये हमारे जितने भी आर्गन्स रहते हैं वहाँ तक पहुँचेगा, चाहे वो हमारा हार्ट हो, ब्रेन हो, जितने भी इंटरनल आर्गन्स होंगे वहाँ तक पहुँचेगा। इससे क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो कंटिन्यूअस हीट लॉस के कारण वहाँ पे जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल रेंज पे धीरे धीरे आने लगेगा। इसके अलावा रीहिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर थर्मल बैलेंस। तो और हमारी जो जब वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी होगी वो क्या होगी, वहाँ पे फिर से जो टेम्परेचर होगा उसको बैलेंस को कह सकते हैं रिस्टोर करेगा। क्योंकि जब फीवर रिड्यूस हो जाएगा तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है फिर से वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट पॉइंट पर वर्क करने लगेगा। ठीक है, और जो हीट प्रोडक्शन होगा और जो हीट लॉस होगा उसके बीच में एक बैलेंस वहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ हाइपरपायरेक्सिया। तो प्रिवेंशन ऑफ हाइपरपायरेक्सिया, जब बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रहा था उसको क्या किया, वहाँ पे नॉर्मल किया। ठीक है, हाइपरपायरेक्सिया में क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब रैपिड कूलिंग वहाँ पे हो रही है उससे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा नॉर्मल होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो हाइपरपायरेक्सिया जैसी कंडीशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, वो प्रिवेंट होगी वहाँ पे। क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रहा, क्योंकि होता क्या है इसमें, जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है टाइफाइड जैसी कंडीशंस में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ेगा तो जो हमारा ब्रेन है, हार्ट है, या फिर जो किडनीज हो गई, जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो इसी कारण से अगर हम बैंड विड्थ देते हैं, बैंड बार देते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये सारी कंडीशंस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। और वहाँ पे जो आर्गन डैमेज की कंडीशन है या फिर कह सकते हैं कन्वर्जन हो गया, ब्रेन एडिमा की कंडीशन भी वहाँ पे रिड्यूस होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इनिशियली पेरीफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन आकाश। तो जब हम बैंड बार देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जब कोल्ड वाटर हम अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिशियल वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। क्योंकि जो वहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। और वहाँ पे सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो ब्लड का फ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे जो हीट लॉस होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो भी अफेक्टेड नहीं होंगे जो हाई टेम्परेचर होगा उससे। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कोल्ड वाटर से वहाँ पे जो हीट के लॉस को वहाँ पे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या होगा, रिफ्लेक्सेस वेसोडाइलेशन डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्योंकि साथ में जब हम थेरेपी दे रहे होते हैं, कोल्ड थेरेपी देने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे रबिंग करते हैं। जो थेरेपिस्ट रहता है वो क्या करता है, वहाँ पे रबिंग करता है कंटिन्यू वहाँ पे। तो रबिंग के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो स्किन का ब्लड वेसल्स होंगी फिर से डायलेट होंगी। कह सकते हैं रिएक्टिव वेसोडाइलेशन होता है या फिर रिबाउंड वेसोडाइलेशन होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर जो ब्लड का फ्लो होगा फिर से वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, इम्प्रूव्ड पेरीफेरल सर्कुलेशन। वहाँ पे जो पेरीफेरल सर्कुलेशन होंगे या जो टिश्यूज होंगे वहाँ पे वेसोडाइलेशन का होगा, रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन या रिबाउंड वेसोडाइलेशन। और वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वहाँ पे जितने भी सुपरफिशियल टिश्यूज होंगे या जो सेल्स होंगी वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छे से होने लगी और सर्कुलेशन वहाँ पे बेटर हो जाएगा। सर्कुलेशन बेटर होगा तो जो हीलिंग की प्रॉपर्टी है, फिर जो वेस्ट रिमूवल की प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है इन्हेंस्ड हीट एक्सचेंज।
हीट एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे जो पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो जो बॉडी की कोर हीट है वो स्किन तक कह सकते हैं ज़्यादा वहाँ पे लार्ज अमाउंट में पहुँचेगी, और वहाँ पे जो कोल्ड वाटर होगी उसको वहाँ पे जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वहाँ पे जो फीवर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है हमारा, कह सकते हैं हार्ट होता है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियल शोइंग ऑफ हार्ट रेट, तो जब ट्रीटमेंट हम देंगे तो ट्रीटमेंट के इनिशियल वहाँ पे क्या होगा, जो हार्ट रेट होगी कुछ समय के लिए वहाँ पे स्लो हो जाएगी। मेनली होता क्या है, जब हम कोल्ड वाटर अप्लाई करते हैं स्किन पे तो जो वहाँ पे कोल्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर्स क्या होंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी वेगस नर्व होगी या फिर कह सकते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगी उसकी एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ती है, जिसके कारण जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को हो गया वो स्लो कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो मिली स्लो कैसे करता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये यसे नोड की जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है उसको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जिससे जो हार्ट रेट होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, जब स्लो हो जाएगी तो वहाँ पे, अब जब स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, नेक्स्ट रिड्यूसेस कार्डियक वर्कलोड। अब जो हार्ट रेट वहाँ पे स्लो हो गई है, ठीक है, तो इसके अलावा वहाँ पे हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, स्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियक वर्कलोड भी कम होगा, क्योंकि जब हाई फीवर में वहाँ पे जो हार्ट रेट होती थी वो फास्ट हो जाती थी। ठीक है, तो बॉडी जो ब्लड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पम्प करना था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे थेरेपी देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी रिड्यूस होगा, तो हार्ट रेट मैंने बताया कम होगी। जब हार्ट रेट कम होगी तो मेटाबॉलिक डिमांड भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, और जब मेटाबॉलिक डिमांड रिड्यूस होगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे भी कम होगी। ठीक है, तो जो हार्ट होगा, हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम हो जाएगी। कह सकते हैं उस पर जो वर्क लोड होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि जो बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, मेटाबॉलिक डिमांड कम होगी और वहाँ पे कार्डियक वर्कलोड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वीनस रिटर्न। तो मेनली होता क्या है, जब कोल्ड स्टिमुलेशन हम देते हैं वहाँ पे तो उससे हमारी जो वेंस होती हैं, वेंस की वैस्कुलर टोन्स होती है वो इंक्रीज होती है। जब वैस्कुलर टोन इंक्रीज होगी तो वेन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इफ़िशेंटली ब्लड को हार्ट तक रिटर्न वहाँ पे वापस भेज पाएंगी, राइट एट्रियम तक। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है वो भी वीनस रिटर्न को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड, जब हम बॉडी को इमर्ज करेंगे उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो जब इमर्ज करेंगे तो उस पर बॉडी पे क्या लगेगा, थोड़ा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी लगता है, उससे भी वीनस रिटर्न जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं, एक तो कोल्ड स्टिमुलेशन दी तो उसकी वजह से वहाँ पे वैस्कुलर टोन बढ़ेगी, जिसके कारण वहाँ पे वेन की इफिशियंसी बढ़ेगी और वहाँ पे ब्लड को ब्लड जो रहेगा, वीनस ब्लड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट तक वहाँ पे पहुँचेगा। इसके अलावा बॉडी को इमर्ज कर रहे हैं, इमर्ज करने के कारण वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थोड़ा लगता है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा तब भी वहाँ पे वीनस रिटर्न कह सकते हैं इम्प्रूव होता है। ठीक है, जब वीनस रिटर्न इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट रहता है वो भी मेंटेन रहता है। ठीक है, और वीनस पूलिंग भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया कोल्ड वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल क्या होगा, वहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन फ्रैक्शन रबिंग के कारण वहाँ पे क्या होता है, रीबाउंड वेसोडाइलेशन होता है। तो रीबाउंड वेसोडाइलेशन होगा, इससे क्या होगा, जो कैपिलरीज होंगी वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की डिलीवरी और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी भी इम्प्रूव हो जाएगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होंगे। तो वहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शन प्लस वहाँ पे फ्रैक्शन रबिंग करते हैं, इसके कारण वहाँ पे पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। तो जब हम वहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर जब रिड्यूस होगा तो मेटाबॉलिज्म भी रिड्यूस हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, जो सेल्स होंगी उनको कम से कम एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, एनर्जी
तो क्या होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म कम होगी तो सेल्स जो रहेंगी, सेल्स को एनर्जी कम से कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम से कम होगी। तो फीवर कंट्रोल होने से क्या होगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन का कंजप्शन रिड्यूस होगा तो जो हार्ट हैं और जो लंग्स हैं वहाँ पे स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी क्या हो जाती है, वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जब हाई फीवर में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो पेशेंट जो होंगे जल्दी जल्दी वहाँ पे सांस लेगा। ठीक है, तो और जब हम वहाँ पे थेरेपी देते हैं, ब्रेन बाथ भी देते हैं, तो ये क्या करता है, फीवर को रिड्यूस करेगा। फीवर रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो ब्रीदिंग रेट भी धीरे धीरे वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिज्म डिमांड कम होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन। तो इससे क्या होगा, जो बॉडी का ऑक्सीजन कंजप्शन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगी, टिश्यू को पहले की अपेक्षा कम से कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। अब जब ऑक्सीजन का कंजप्शन रिड्यूस हुआ है तो जो सेल की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिड्यूस होगी। जब मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगी तब क्या होगा, वहाँ पे जो ग्लूकोज है, जो अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका भी ऑक्सीडेशन कम होगा। जब उनका ऑक्सीडेशन कम होगा तो वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन पे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होती है तो वहाँ पे जो CO2 का कंजप्शन होता है, जो CO2 होता है वो भी कम से कम वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रूव्ड रेस्पिरेटरी इफ़िशियंसी। तो लंग्स क्या होगा, वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट होगी वो भी वहाँ पे नॉर्मल होने के पर तो वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। तो क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रेट होगी जब नॉर्मल होने लगेगी तो क्या होगा, वहाँ पे हर एक जो ब्रीदिंग रेट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, और वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो भी अच्छा होगा। तो पेशेंट को ब्रीदिंग में क्या रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो जब नॉर्मल ऑक्सीजन डिमांड रहती है तो लंग्स पे जो अननेसेसरी स्ट्रेस रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम पे। जो हमारा नर्वस सिस्टम होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्टिमुलेशन ऑफ कंटिन्यूअस कोल्ड रिसेप्टर्स। तो जो कोल्ड वाटर रहेगा ये क्या करेगा, स्किन के जो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे उनको स्टिमुलेट करेगा। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस को जो स्पाइनल कार्ड के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस तक भेजेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, मेनली इसका कारण क्या रहता है, क्योंकि कोल्ड रिसेप्टर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं, इस कारण से वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इंक्रीजेज अलर्टनेस। तो जब फीवर कम होगा वहाँ पे और हमारा जो ब्रेन का टेम्परेचर होगा वो भी नॉर्मल होने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो सेरिब्रल फंक्शन होंगे वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, जब सेरिब्रल फंक्शन इम्प्रूव होंगे तो पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है, जो अटेंशन होगा वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ब्रेन जो टेम्परेचर न्यूरोनल फंक्शन रहते हैं वो उनको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इससे जो पेशेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट और वहाँ पे रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिव फील करेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन डेलीरिज्म। तो हाई फीवर के कारण क्या होता है, वहाँ पे डेलीरिज्म की कंडीशन डेवलप होने लगती है, क्योंकि जो हाइपर पायरेक्सिया होगा, हाइपर पायरेक्सिया में जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, जिससे वहाँ पे कन्फ्यूजन या फिर एजिटेशन, डिलीरियम की कंडीशन वहाँ पे फील होने लगती है। तो जब हम वहाँ पे थेरेपी देंगे उससे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ब्रेन का टेम्परेचर कम होगा, तो ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। तो वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो वहाँ पे हमारा जो हाइपोथैलेमस होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन वहाँ पे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकेगा, उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो फेब्रिल कन्वर्जन की कंडीशन होगी उसका रिस्क कम रहेगा, ब्रेन के फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे, मेंटल
स्टेटस इम्प्रूव होगा और ओवरऑल जो न्यूरोलॉजिकल स्टेबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होंगी। तो मेनली कारण क्या रहता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसको बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म पे। तो मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रिड्यूसेस इन मेटाबॉलिक रेट। तो ब्रेन बात से क्या होगी, जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी रिड्यूस होती है, क्योंकि हाई फीवर के दौरान क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, सेल्स को ज़्यादा वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, जिससे बीएमआर हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे थेरेपी देंगे, थेरेपी के बाद क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस होगा, और वहाँ पे जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो मेटाबॉलिज्म भी रिड्यूस हो जाएगी, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। इससे हमारी जो सेल्स की एक्टिविटी होंगी वो नॉर्मल हो जाएंगी और हीट का प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। और जो हीट का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो जो इतने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उन पे स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो बॉडी टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर जब कम होगा तो जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ होगी वो भी नॉर्मल हो जाएगी, और हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी वो नॉर्मल हो जाएंगी। इसके अलावा डिक्रीज्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो जब हाई फीवर में क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको जब वो नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल होने से क्या होगा, वहाँ पे जो अननेसेसरी एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो वहाँ पे टेम्परेचर हाई था उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी जब वहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा। इससे वहाँ पे पेशेंट अच्छे से कह सकते हैं जल्दी से रिकवर करेगा, और वहाँ पे फटीग जैसी कंडीशन डेवलप नहीं होंगी। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो जो बॉडी प्रोटीन रहेगी उसका ब्रेकडाउन वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होता है वो रिड्यूस होता है। क्योंकि कारण क्या रहता है, प्रोलॉन्ग फीवर के कारण वहाँ पे जो बॉडी की एनर्जी होगी, उसके एनर्जी के लिए वहाँ पे जो मसल्स की प्रोटीन्स होती हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो तो उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे उसको अगर हम जब हम वहाँ पे उसको थेरेपी देंगे तो फीवर वहाँ पे रिड्यूस होगा, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म भी रिड्यूस हो जाएगी, और वहाँ पे जो मसल वेस्टिंग की कंडीशन होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वहाँ पे रिकवरी फास्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बॉडी एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ बॉडी एनर्जी, तो बॉडी की जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है वो भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। जब फीवर वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा तो बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो भी उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होगी। इससे क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, फैट स्टोर की अननेसेसरी यूटिलाइजेशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और वहाँ पे जब रिड्यूस हो जाएगा इससे क्या होगा, वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो इंक्रीज होगा, और वहाँ पे पेशेंट को वीकनेस फील नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज। जो बॉडी के टिश्यूज होंगे, ठीक है, तो उनको डैमेज होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है ये प्रोटीन और जो एंजाइम होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेन बात है ये क्या करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, और वहाँ पे जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं या जो ऑर्गन्स होंगे उनको हीट इंजरी से वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। हमारा जो मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम होता है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिडक्शन इन मसल्स फटीग। तो हाई फीवर क्या करता है, लगातार जो मसल्स रहती हैं उनको ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट होता है, जिससे वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे जो वहाँ पे फटीग की कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर वहाँ पे हम थेरेपी देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स में जो ऑक्सीजन डिमांड होगी या जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस होगा, जिसके कारण वहाँ पे जो मसल्स की रिकवरी होगी वो फास्ट होगी। नेक्स्ट है रिलीफ फ्रॉम वीकनेस एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग फीवर। तो प्रोलॉन्ग फीवर के कारण वहाँ पे डिहाइड्रेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन या फिर एनर्जी डिप्लीशन जैसी कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर वहाँ पे थेरेपी दे देते हैं तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे फीवर कंट्रोल होगा, और वहाँ पे जो पेशेंट की वीकनेस होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मसल एफिशिएंसी। तो जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो मसल्स में भी कह सकते हैं एडिक्वेट अमाउंट में वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे वहाँ पे जो मसल्स की कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन की एफिशिएंसी होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहले ऑल दो ब्रेन बाथ डज नॉट डायरेक्टली एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट सपोर्ट्स द बॉडीज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्सेसिव मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो जो ब्रेन बाथ रहती है डायरेक्टली कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, चाहे जो हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। लेकिन ये क्या करती है, जो बॉडी की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर देती है। ठीक है, तो जो बॉडी के मेनली होता क्या है, जो ब्रेन बाथ होता है ये जो फीवर को कंट्रोल करेगा और वहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस होता है जिसको होम्योस्टैटिस कहते हैं, तो ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा फीवर होगा तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ेगा और हार्ट लंग पे ज़्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी वीक होता है। ठीक है, तो जब ये टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा वहाँ पे, तो जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो वहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो भी कम होगा, जिससे जो हमारी इम्यून सेल्स होंगी वो उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी वो बढ़ेगी। जब उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो जितने भी कह सकते हैं इन्फेक्शन होगा उनसे हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जिससे जो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो स्टेबल रहती है। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंडिकेशंस, कौन कौन से इंडिकेशंस हैं और कौन कौन से कंट्रा इंडिकेशंस। ओके क्लास, थैंक यू।